गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। ये फिजिकल का चैप्टर है बच्चों, 12th फिजिकल का चैप्टर है। ठीक है ना। और काफी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। ये है चैप्टर फिजिकल का, लेकिन इसका इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज आता है। इस चैप्टर को जितना अच्छे से करेगा ना बच्चा, उसको उतना ही फायदा है बच्चों। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसको थोड़ा सा आप ढंग से देखिए, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, देखो सुनो। इसमें अगर आप दो टर्म देखो तो दो टर्म्स दिख रहे हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रो एंड एक केमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रो से तो एक वर्ड बनेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। कौन सा वर्ड बनाया मैंने? इलेक्ट्रिक एनर्जी। एंड केमिस्ट्री से मैंने वर्ड बनाया केमिकल एनर्जी। ठीक है। एक केमिकल एनर्जी है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये दो एनर्जी है बच्चों। ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे में कैसे इनका इंटर कन्वर्जन होता है ना। इनके इंटर कन्वर्जन की स्टडी करेंगे अपन, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, केमिकल का इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे आप देख रहे हो, अभी आप जिस रूम में बैठे हो पंखा चल रहा है, आपकी एसी चल रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो है बच्चों। केमिकल्स के अंदर एनर्जी होती है कि नहीं होती? केमिकल्स के अंदर एटम बॉम्ब है, एनर्जी के कारण ही होता है सारा कुछ, होता है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, क्या कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या करेगा, है ना। देखो बच्चों, ये क्या है? ये है स्टडी ऑफ इंटर ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन, ये एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट होते हैं, इसकी स्टडी करेगी। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मुझे एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो जिस सेल का अपन यूज लेते हैं उस सेल को क्या बोलते हैं बच्चों, जानते हो क्या? उस सेल को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बोलते हैं। अच्छा, अगर अपन केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाना चाहें, इसको अपन कौन सा सेल बोलते हैं बच्चों, बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना। तो अभी तक तो समझ में आ गया बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। आपका इंटर कन्वर्जन की स्टडी करेगा इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक का केमिकल में कन्वर्जन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा, और केमिकल का इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात करेंगे अपन? देखो कंडक्टर। ये कंडक्टर क्या होता है, सुनो। देखो नाम सा, कंडक्टर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके, है ना। सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने दे। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, क्या बोलते हैं, देखो बच्चों, ए सब्सटेंस which which allow to flow of electricity through it। ठीक है ना बच्चों, कॉमन सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो क्या चार्ज का फ्लो होता है क्या? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने के लिए चार्ज का फ्लो होना जरूरी है क्या? बोलो। देखो, मैं क्या कहता हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं क्या?
इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो। अब मुझे बताओ बच्चों, हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल कौन कौन से हैं? देखो, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और आयंस है, कैटाइन और एनाइन। प्रोटॉन पे अपन बात करेंगे नहीं, क्योंकि फ्री प्रोटॉन ऑब्टेन करना मुश्किल है। फ्री प्रोटॉन ऑब्टेन करना मुश्किल है बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा, जो हमारे हाथ की बात नहीं, तो प्रोटॉन को भूल जाओ। इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं क्या फ्रीली? हमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं बच्चों, मिल जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में मिल जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन हमें किस में मिल जाते हैं बच्चों, बताओ कौन प्रोवाइड कर देता है? मेटल्स। मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं आपको, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, कंडक्टर्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन सी? नंबर वन, नंबर वन हो सकता है देखो मेटेलिक कंडक्टर, है ना? मेटेलिक कंडक्टर, और को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है ना? तो यहाँ जो मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है बच्चों, है ना, इसमें क्या होगा देखो बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बच्चों? जैसे देखो, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कॉपर है, एजी है, एफई है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? ये सारे मेटल्स ऐसे ही हैं, बोलो सारे मेटल्स हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया मेटेलिक कंडक्टर। अच्छा, इनके अलावा चार्ज का फ्लो और किस फॉर्म में हो सकता है? आयंस की फॉर्म में हो सकता है क्या बच्चों? आयंस की फॉर्म में। अच्छा एक बात हो बच्चों, हमें आयंस किस से मिलते हैं? आयन हमें कौन देता है बच्चों? आयन हमें कौन देता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट देते हैं ना बच्चों, बोलो इलेक्ट्रोलाइट से मिलता है। तो देखो बच्चों, एक मैं लिखता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक, या तो अपन बोलते हैं आयोनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टर, समझ में आ गया? तो यहां देखो बच्चों क्या होगा, यहां होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयंस, है ना? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होगा वो फ्री आयंस के कारण होगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो फ्री आयंस के कारण होगा। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, HCl है, बोलो बच्चों ये है क्या? ये ऐसा कर सकते हैं बच्चों? ऐसा कर सकते हैं ना? बोलो। तो ये भी समझ में आ गया? चलो, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब आओ बच्चों, देखो सुनो, अब अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स स्टैंडर्ड कंडीशंस, है ना? थर्मोडायनेमिक की स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है आप जानते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन किनको बोलते हैं? जो हम लोगों ने मान रखी है, अज्यूम कर रखी है ना बच्चों? स्टैंडर्ड कंडीशन जो हम लोगों ने मान रखी है, मान रखी है ना? बोलो बच्चों, जैसे अभी अपन ने देखा होगा ना, कोरोना के लिए कितने गज की दूरी स्टैंडर्ड है, बताओ? बोलो बच्चों, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सुन सुन के पक गए ना, है ना बच्चों? बोलो, तो स्टैंडर्ड है ना, हम लोगों ने उसको बना रखा है। तो थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है कुछ, देखो बच्चों सुनो, टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना? 25 डिग्री सेल्सियस, या क्या बोल सकते हो आप,
298 केल्विन बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई गैसियस सब्सटेंस हो तो उसका प्रेशर कितना लेंगे आप? 1 atm। और अगर किसी की कॉन्सेंट्रेशन की बात आ गई तो कितना लेंगे? 1 m। सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये सब जानते हो। अब देखो बच्चों, any value which is calculated in standard conditions is known as स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है ना। जो भी वैल्यू अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड आउट की तो इसको स्टैंडर्ड वैल्यू बोलेंगे। जैसे देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ऐसा एंथैल्पी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। एंथैल्पी चेंज बच्चों डेल्टा एच होता है क्या? एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन को दिखाने के लिए हमने इसके ऊपर नोट लगा दिया, लगा दिया बच्चों, ठीक है। सपोज मेरे पास है एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज बच्चों क्या होता है? डेल्टा एस होता है, इसके ऊपर मैंने नोट लगा दिया, ठीक है ना। सपोज मेरे पास फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक है। फ्री एनर्जी चेंज अपन कैसा कर सकते हैं? फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी। तो ये जो नोट है ना, ये नोट ये क्या बताता है? ये बताता है बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो नाउ, अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले बात हो बच्चों, आप लोगों को एक बात पता होगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सब जानते हो बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना। तो अब देखो बच्चों, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है ना। तो मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, जब मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग लगभग मेरे पास आ जाएगा क्या? 96500 कूलम आ जाएगा। इस 9650 कूलम को आप अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो, है ना बच्चों, 9650 कूलम अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो इसको आप बोलते हो बच्चों 1 फैराडे, बोलते हो ना। ये चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है ये चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बोलूं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये तो 1 की तो बात कर ली, चार्ज ऑफ मैं करता हूं n मोल इलेक्ट्रॉन, तो n मोल इलेक्ट्रॉन को मैं nf बोल सकता हूं क्या? 1 मोल का f है तो n मोल का nf है बच्चों। क्लियर है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, देखो बच्चों एक कंसेप्ट होता है बच्चों फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। अब ये फ्री एनर्जी क्या होता है बच्चों, जानते क्या? फ्री एनर्जी क्या होती है? देखो, आपने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उस एनर्जी का कितना पार्ट यूजफुल वर्क में आपके काम आया, समझ में आया? जैसे सपोज आप ऐसा समझो बच्चों, आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से आपके 8 करेक्ट हैं, तो 8 करेक्ट से आपको मार्क्स मिल गए, एक तरह से वो हमारे लिए यूजफुल होगी, वो जो हमने एनर्जी लगाई, दिमाग लगाया, वो यूजफुल हो गया। 2 क्वेश्चन गलत हो गई, वो हमारे लिए यूजलेस होगी ना, हमने एनर्जी भी लगाई, दिमाग भी लगाया, लेकिन आंसर गलत आया, है ना बच्चों। तो यूजफुल तो रिलेट करता है
फ्री एनर्जी से, और यूजलेस किससे रिलेट करता है? एंट्रोपी से। बच्चों समझ में आ गया? बोलो बोलो बच्चों, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? तो देखिए बच्चों, क्या फ्री एनर्जी चेंज क्या है, देखिए, है ना, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी which is used in यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क में थे। अब एक बात बताओ बच्चों, जब आप यूजफुल वर्क करोगे तो आपकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? बताओ। आप अभी क्लास ले रहे हो, 12:30 तक आपकी एनर्जी धीरे 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 क्या होगी बच्चों? आप काम कर रहे हो तो एनर्जी डिक्रीज करती है ना। आप जब काम करते हो, सुबह एनर्जी ज्यादा होती है, धीरे 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 शाम तक अपन थक जाते हैं, अपनी एनर्जी कम हो जाती है, होती है ना। तो देखो बच्चों सुनो, अपन क्या बोलेंगे कि जो फ्री एनर्जी चेंज है ना, फ्री एनर्जी चेंज और जो वर्क है, ठीक है, तो जब आप वर्क करोगे तो आपकी फ्री एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। बोलो बच्चों, बोलो, समझ में आया? नेगेटिव क्यों लगाया बच्चों? नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों? ये इंडिकेट करता है डिक्रीज को। ये इंडिकेट कर रहा है बच्चों डिक्रीज को। बोलो, आ गया समझ में मामला? अब देखो बच्चों, मैंने इसको ऐसे लिखा डेल्टा जी और डब्ल्यू, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या कि डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं? ये वैसे थर्मोडायनेमिक्स में प्रूव किया जाता है बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स में इसका पूरा प्रूफ आपको दिया गया था, याद कीजिए। जब मैंने थर्मो पढ़ाई थी तो इसको प्रूव भी किया था, याद है क्या? ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या आप लोगों ने कभी फिजिक्स में ऐसा फॉर्मूला पढ़ा? बोलो बच्चों, बोलो, पढ़ा है ना? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब देखो बच्चों, अब हमारी जो केमिस्ट्री में ना, अपन केमिस्ट्री में जो वोल्टेज वी है ना, वी के बजाय अपन ई यूज लेते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री में वोल्टेज वी के बजाय ई यूज लेते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। सिंबल थोड़ा अलग है। फिजिक्स में आप वोल्टेज को वी से दिखाते हो, लेकिन केमिस्ट्री में ई से दिखाएंगे, वी से नहीं दिखाते बच्चों। तो यहाँ से बताओ बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ कि डब्ल्यू की वैल्यू क्यू वी आ गई क्या? तो क्यू वी आ गई, बोलो बच्चों, बोलो। और मैं चाहूँ तो क्यू ई ई लिखूँ, अब वी क्यों लिखें अपन, ठीक है ना, क्यू ई लिखें। क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एन एफ ई लिख सकता हूँ क्या? देखो, ये पढ़ा, ये पढ़ा है बच्चों। क्यू की जगह मैं एन एफ लिख सकता हूँ बच्चों। अब बताओ, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि डेल्टा जी होता है माइनस एफ ई, होता है। तो एक बात बताओ बच्चों, मैं अभी एक मिनट रुको, देखो, डेल्टा जी इक्वल्स टू आपने बोला था माइनस डब्ल्यू, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ माइनस एन एफ ई? बोलो बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ? बोलो बच्चों, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये है ना, बहुत काम आता है। अब देखो बच्चों, एक बात सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये ई सेल है, ये डेल्टा जी है ना, तो क्या होगा, है ना, प्रोसेस कैसा होगा? तो एक बात बताओ बच्चों, अगर ई सेल पॉजिटिव है, सोचिए आप, ठीक है, तो डेल्टा जी किस में आएगा? ई पॉजिटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा ना, आएगा बच्चों? एक बात बताओ, इसका मतलब आपकी फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है क्या?
आपकी फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है, फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब आप काम कर रहे हो। फ्री एनर्जी डिक्रीज करिए, इसका मतलब आप काम कर रहे हो। इसका मतलब बोलो सेल हमारा काम कर रहा है। इसका मतलब बोलो सेल हमारा काम कर रहा है क्या? अब बताओ, जब सेल काम कर रहा है, ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या, अपन क्या बोलेंगे? सेल विल वर्क। ठीक है ना? तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी बोलो बच्चों, डेल्टा जी क्या हो जाएगा? डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव। बोलो बच्चों, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। अब बताओ, अब अगर मैंने बोला कि ये नेगेटिव है, तो जैसे ही मैं इस ई की वैल्यू को नेगेटिव रखूंगा, नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? बताओ बच्चों, पॉजिटिव। एक बात बताओ, जब आप यूजफुल वर्क करते हो, जब आप यूजफुल वर्क करते हो तो फ्री एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए ना? फ्री एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए ना? अभी तो एनर्जी आपकी बढ़ने लगी ना? तो बच्चों अब क्या होगा बताओ? सेल विल नॉट वर्क। बोलो बच्चों, क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बोलो बच्चों, समझ में आता है? ये बातें आपको समझ में आई क्या? इतनी बातें सबको समझ में आई? पक्का? ठीक है भैया। अब देखो बच्चों, सुनो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, है ना? स्टैंडर्ड कंडीशन में ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा क्या? मान लो अगर आप सेल के लिए निकालना चाह रहे हो, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में फ्री एनर्जी चाहिए निकालना है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला ई नोट काम में लोगे ना? बोलो, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नोट निकालना है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला ही ई नोट सेल काम में लेंगे ना? आता है समझ में बच्चों? हम्म, ठीक है भैया, ओके। चलो, ये भी बात आपके भेजे में बैठ गई मेरे हिसाब से। चलिए, अब देखो बच्चों, सुनो। अब एक बात बताओ, एक बात और सुनिएगा। मेरे पास जैसे ये NaCl है बच्चों, ठीक है? इस NaCl का मैंने किया इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है? तो Na प्लस और Cl माइनस, आइंस में ब्रेक हो गया। अब मुझे बताओ बच्चों, एनोड पर कौन सा आइन जाता है? एनोड पर इसमें से कौन सा आइन मूव करता है? Cl माइनस करता है क्या बच्चों? ये Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्या? हुआ बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्या? आपको पता होगा बच्चों, एक टर्म याद रखो, देखो, ओएल याद रखो। ओएल का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोलो बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ क्या? बोलो बच्चों, तो बताओ ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पर हुआ? ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पर हुआ? एनोड पे हुआ। तो इसको ऐसे याद रखो, देखो बच्चों, ओए याद रह जाएगा। ओ बोलते हैं ना, ओए। ठीक है, अब आओ बच्चों, देखो सुनो, बात कैथोड की करें। कैथोड पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कन्वर्ट हो गया सोडियम के अंदर, ठीक है ना? हो गया बच्चों। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किस पर हुआ? कैथोड पर हुआ। बोलो बच्चों, तो याद रह जाएगा,
आपको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाई है ना। मेरा नाम राजेश चौरडिया है, आप जानते हैं साहब। बोलो। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड, एक याद रख लो, है ना। मेरा नाम भी याद रख लोगे, एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप अपोजिट कर देंगे बच्चों। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। ठीक है भैया। देखो ये फंडामेंटल चीजें हैं, एकदम चीजें बता रहा हूं मैं आपको, आगे बड़ा सिंपल सा लगेगा। फिर देखिए बच्चों, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। इलेक्ट्रोड और हाफ सेल, ये बात करते हैं बच्चों। क्या है इलेक्ट्रोड एंड हाफ सेल? देखो हमारे पास कितने टाइप के कंडक्टर थे बच्चों, बताओ। कितने टाइप के कंडक्टर थे? दो टाइप के। कौन कौन से? मेटेलिक एंड आयोनिक, दो टाइप के कंडक्टर थे। तो देखो बच्चों सुनो, क्या है इसमें, क्या बोलेंगे अपन? कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक एंड आयोनिक कंडक्टर ऑफ सेम मेटल और एलिमेंट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने बच्चों? एक ही एलिमेंट का मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, और उसी का ही आयोनिक कंडक्टर। समझ में आ रहा है? कैसे? एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों सुनो, सपोज मैंने क्या किया बच्चों, एक कंटेनर है मेरे पास ही। इस कंटेनर में मैंने क्या ले रखा है बच्चों, देखो सुनो, जिंक सल्फेट ले रखा है। क्या इसमें Zn+2 आयन है बच्चों? Zn+2 आयन है। Zn+2 आयन के कारण ये आयनिक कंडक्टर हो गया क्या? Zn+2 आयन के कारण ये आयनिक कंडक्टर हो गया। बोलो बच्चों। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या किया बच्चों, एक जिंक की स्ट्रिप रख दी। ये जिंक की स्ट्रिप या रोड समझ लो। तो अब बताओ बच्चों, देखो ये तो कौन सा कंडक्टर हुआ? मेटेलिक कंडक्टर। और ये कौन सा हुआ बच्चों, बताओ? आयोनिक कंडक्टर। हुआ क्या? आप जरा गौर फरमाइए कि मेटेलिक और आयोनिक दोनों कंडक्टर एक ही एलिमेंट के क्या? दोनों ही जिंक के हैं क्या? बोलो बच्चों। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही इलेक्ट्रोड बोलते हैं बच्चों। क्लियर है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, ये देखो बच्चों, ये कॉपर सल्फेट है बच्चों। अब मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट में मैंने देखो बच्चों ये कॉपर की स्ट्रिप डाल दी, डाल दी भैया। तो क्या ये भी इलेक्ट्रोड या हाफ सेल बन गया? बोलो बच्चों, ये भी इलेक्ट्रोड या हाफ सेल बन गया क्या? तो इलेक्ट्रोड या हाफ सेल समझ में आ गया? इलेक्ट्रोड और हाफ सेल समझ में आ गया बच्चों आपको? अब एक बात सुनो बच्चों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप बताओ बच्चों, जब दो एक ही नेचर के बंदे साथ साथ बैठते हैं तो दोनों में क्या होती है? डोमिनेट करने की टेंडेंसी होती है ना, डोमिनेट करने की टेंडेंसी होती है बच्चों। जैसे दो लेडीज बैठ जाए, फिर वो गॉसिप करती है तो लंबी लंबी फेंकती है ना फिर। बोलो बच्चों, होता है ना। अब देखो बच्चों सुनो, एक मेटेलिक कंडक्टर है और एक आयनिक कंडक्टर है। अब ये दोनों क्या है? कंडक्टर है ना। तो दोनों अपनी डोमिनेंसी चाहेंगे, दोनों अपनी डोमिनेंसी चाहेंगे। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैं आपको जैसे
देखो बेटा सुनो, सपोज ये मेटलिक कंडक्टर है, तो मेटलिक कंडक्टर क्या चाहेगा, तो मेटल क्या चाहता है, मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा ना, बोलो बच्चों, मेटलिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा। तो देखो मेटलिक कंडक्टर की टेंडेंसी क्या होगी, है ना, बोलो बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहेगा, बोलो, समझ में आया। जैसे सपोज मेरे पास जिंक है, ठीक है, ये जिंक क्या चाहेगा कि मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, समझ में आया। अब आओ देखो बच्चों सुनो, मान लो आयोनिक कंडक्टर है, अब आयोनिक कंडक्टर मतलब आयन है बच्चों, अब उस आयन की क्या टेंडेंसी होगी, बताओ बच्चों, आयन की टेंडेंसी क्या होगी, वो लूज कर रहा है, ये गेन करेगा, बोलो बच्चों, ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले इतनी बात समझ में आई क्या, अब देखो बच्चों सुनो, ये दोनों बातें समझ में आई क्या बच्चों, बोलो, भी दो बंदे बैठे हैं, दोनों में से दोनों का नेचर है, अब जो डोमिनेट करेगा उसके अकॉर्डिंग नेचर डिसाइड हो जाएगा क्या, बोलो बच्चों, बताओ। अभी जैसे खेला होबा हुआ था ना वेस्ट बंगाल में, दीदी और मोदी, तो उसमें कौन कौन डोमिनेट कर गया, बताओ, कौन डोमिनेट कर गया, दीदी डोमिनेट कर गई ना, ठीक है ना। तो बस वही बात अब देखो हमें यहाँ देखनी है, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि व्हेन मेटेलिक कंडक्टर डोमिनेट्स ओवर आयोनिक कंडक्टर, ठीक है ना, जब मेटेलिक कंडक्टर आयोनिक कंडक्टर पर डोमिनेट करे, तो आप बताओ बच्चों, अगर मेटेलिक कंडक्टर आयनिक कंडक्टर पे डोमिनेट करेगा, तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा, लॉस होगा ना, बोलो बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, बोलो, होगा बच्चों, तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मेन प्रोसेस। क्या इतना समझ में आता है आप लोगों को, बोलो बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज मेरे पास ये कुछ इस तरह की पिक्चर है, ठीक है, ये जिंक है बच्चों, ठीक है, और ये Zn+2 आयन। अब थोड़ा सा समझिएगा बच्चों इसको, हम क्या कह रहे हैं कि जिंक किस में जा रहा है बच्चों, बताओ, बताओ, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है इसका, तो ऐसे जाएगा क्या, बोलो बच्चों। अब एक चीज समझिएगा मुझे, ये जिंक तो कहाँ है, ये मेटल रोड पे है, मेटल स्ट्रिप पे है। अब इससे जब Zn+2 आयन बने, तो वो Zn+2 आयन किधर मूव कर जाएंगे, सोचिए जरा, क्या उसको सॉल्यूशन में Zn+2 आयन दिख रहे हैं, सॉल्यूशन में Zn+2 आयन दिख रहे हैं, तो बोलो बच्चों, ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, है ना, और ये कहाँ चले जाएंगे, ऑन मेटल स्ट्रिप, समझ में आया। देखो
इससे जो Zn+2 आयन बने वो आगे नीचे बच्चों, ठीक है ना, वो नीचे आते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि देखिए बच्चों इस प्रोसेस में क्या क्या हुआ, उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास ये वाली पिक्चर है। जब Zn से Zn+2 आयन बन रहा है, इसका मतलब जिंक डिसोल्व हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है? बताओ, जिंक डिसोल्व हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है? डिसोल्व हो रहा है ना, आयन में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में जा रहा है तो डिसोल्व हो रहा है। अब बताओ बच्चों, जब वो डिसोल्व हो रहा है तो उस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो कम होगी या ज्यादा होगी? स्ट्रिप की थिकनेस कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी ना, ठीक है। अब देखो बच्चों, स्ट्रिप की थिकनेस तो आपने बोला कि कम हो गई, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, जब Zn+2 आयन सॉल्यूशन में आ गए तो सॉल्यूशन का लेवल क्या होगा? राइज करेगा या डिक्रीज करेगा? सॉल्यूशन का लेवल राइज करेगा बच्चों, सॉल्यूशन का लेवल राइज कर जाएगा क्या बच्चों? बताओ, कर जाएगा? तो देखो बच्चों, ये इतना सॉल्यूशन का मान लीजिए राइज हो गया बच्चों, हो गया, तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन राइज होगी। अब मुझे बताओ बच्चों, थोड़ा सा आप बताइए, इस सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन आए? बोलो बच्चों, Zn+2 आयन आए। तो क्या मैं ऐसा बिंदास कह सकता हूं कि सॉल्यूशन में एक तरह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया? बोलो बच्चों, क्या सॉल्यूशन में एक तरह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया क्या? हो गया। अब बताओ, जब सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका, उस मेटल की स्ट्रिप के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आ गया? क्या मेटल की स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया? आ गया। अच्छा, अब एक चीज बताओ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप के ऊपर तो आ रहा है नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ पर एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया क्या? क्या यहाँ पर एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया बच्चों? ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ जनरेट हुआ? इलेक्ट्रोड पे हुआ ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ जनरेट हुआ बच्चों? इलेक्ट्रोड पे। तो क्या मैं इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकता हूँ बच्चों? बोलो। बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोड पे हुआ है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ बच्चों, इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना। तो आप बताओ बच्चों, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एनोड की तरह काम करा या कैथोड की तरह काम करा? फिर ऑक्सीडेशन अगर होता है तो ओए, तो ये एनोड बन गया बच्चों। समझ में आया? तो अब देखो बच्चों सुनो क्या क्या हुआ, ध्यान दीजिए। एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन तो सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं थिकनेस ऑफ रोड, बोलो बच्चों, कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गई। फिर देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्यूशन, है ना, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल स्ट्रिप। ये बात समझ आ गई? पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में एंड नेगेटिव चार्ज मेटल की स्ट्रिप के ऊपर। ये क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, ये समझ में आया? अब देखो बच्चों, ये तो हो गया केस फर्स्ट।
ठीक है। अब मैं लेता हूं बच्चों केस सेकंड। देखो केस फर्स्ट में हमने मेटेलिक कंडक्टर को डोमिनेट किया, केस फर्स्ट में हमने मेटेलिक कंडक्टर को डोमिनेट किया, तो केस सेकंड में अपन अब किसको डोमिनेट करवा दें? केस सेकंड में अपन किसको डोमिनेट करवा दें? आयनिक कंडक्टर को। तो देखो बच्चों सुनो, अपन ऐसा बोलें, व्हेन आयोनिक कंडक्टर डोमिनेट्स ओवर मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है ना। अब बताओ, अब जब आयोनिक कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर पे डोमिनेट कर रहा है ना, तो आप बताओ बच्चों कौन सा प्रोसेस होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? बोलो बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो बच्चों अपन क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मेन प्रोसेस। बच्चों समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, तो अपन कैसे समझते हैं? देखिए बेटा, सपोज मेरे पास ये कंटेनर है बच्चों, ठीक है। मैंने इसके अंदर ले रखा है कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस 2 एंड सल्फेट आयन, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, ये मैंने एक स्ट्रिप लगा रखी है, ठीक है। यहां से आप थोड़ा सा एक पिक्चर नोट करने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। ये कॉपर प्लस 2 आयन, ये कॉपर प्लस 2 आयन कहाँ है बच्चों? सॉल्यूशन के अंदर है। कॉपर प्लस 2 आयन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर है क्या? अब बताओ बच्चों, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कौन देता है? मेटेलिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर? इलेक्ट्रॉन कौन देता है, मेटेलिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर? आयनिक कंडक्टर देता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन के लिए कॉपर प्लस 2 आयन को कहां जाना पड़ेगा बच्चों बताओ? इनको किधर मूव करना पड़ेगा? आयनिक कंडक्टर को मेटेलिक कंडक्टर पे जाना पड़ेगा क्या? ये इसके ऊपर जाएंगे क्या बच्चों? बताओ, जाएंगे क्या? बोलो बच्चों। तो देखो बच्चों, ये कहां से मिल गया? ये मेटल स्ट्रिप से मिल गया, और ये कन्वर्ट हो गया, देखो बच्चों आपका किसमें? कॉपर के अंदर हो गया। और ये कहाँ हो गया बच्चों? डिपॉजिट ऑन रोड। बोलो बच्चों, जो आपकी मेटल की रोड थी उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। अब बच्चों बताओ, यहाँ ये प्रोसेस किसका हो रहा है? रिडक्शन का हो रहा है क्या? रिडक्शन का हो रहा है क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो रिडक्शन हो रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो रिडक्शन हो रहा है क्या बच्चों? तो रिडक्शन हो रहा है तो किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा क्या? बोलो बच्चों। तो देखो, अब सुनो, अब क्या होने वाला है इस कंटेनर के अंदर, समझते हैं बच्चों। ये जो मेटल की स्ट्रिप थी, क्या ये मेटल की स्ट्रिप पहले के कंपैरिजन में पतली हो जाएगी या मोटी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी ना बच्चों? बोलो, मोटी हो जाएगी ना? अब देखो बच्चों, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ये क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर गया बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, जब सॉल्यूशन से कॉपर प्लस 2 आयन ऊपर चले गए, तो पीछे इन्होंने क्या छोड़ दिया? ये पीछे क्या छोड़ के आए हैं? सल्फेट आयन ना, पीछे सल्फेट आयन छोड़ के आए ना? बोलो बच्चों, बोलो। तो आप बताओ बच्चों, सल्फेट आयन अगर छोड़ के आए हो
तो सॉल्यूशन के अंदर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अब एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन है। जब एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन है तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज जनरेट होने वाला है बच्चों, बताओ। सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज जनरेट होने वाला है क्या? होने वाला है बच्चों। अब बताओ, सॉल्यूशन में तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, लेकिन जब ये कॉपर +2 मेटल की स्ट्रिप पे गया तो उसने मेटल की स्ट्रिप से क्या लिए? उसने मेटल की स्ट्रिप से क्या लिए? इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह से मेटल की इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जब चले गए तो बताओ बच्चों, मेटल की रोड पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? मेटल की स्ट्रिप पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? क्या पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा बच्चों? बताओ। तो आप यहाँ पे एक बात फिर देख पा रहे हैं क्या कि बताओ, प्लस और माइनस फिर दो चार्ज डेवलप हो गए, प्लस और माइनस फिर दो चार्ज डेवलप हो गए क्या बच्चों? तो क्या यहाँ फिर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया? क्या यहाँ पर फिर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया? तो अब देखो बच्चों, सुनो, देखिए बच्चों, अपन क्या बोलेंगे एट कैथोड, क्या क्या हुआ? देखो, थिकनेस ऑफ मेटल रोड बढ़ गई, मेटल रोड की थिकनेस बढ़ गई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन घट गई। अब देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल स्ट्रिप, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इन सॉल्यूशन। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों, ये दोनों प्रोसेस समझ में आ गए? ये दोनों प्रोसेस समझ में आ गए बच्चों? तो बताओ, एनोड पे तो कौन सा प्रोसेस हुआ, डिसोल्यूशन या डिपोजिशन? एनोड प्रोसेस हुआ डिसोल्यूशन या डिपोजिशन? डिसोल्यूशन, ठीक है। और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हुआ? कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हुआ? डिपोजिशन, है ना? तो अब एक बात बताओ बच्चों, अब एक बात बताओ, जो चीज डिसोल्व हो रही है उसको मोटा लेना चाहिए या पतला लेना चाहिए? जो चीज डिसोल्व हो रही है उसको मोटा लेना चाहिए, पतला लेना चाहिए? मोटा लेना चाहिए ना, मोटा लेना चाहिए। और जो चीज डिपॉजिट हो रही है ना, उसको पतला लेना चाहिए, उसको पतला लेना चाहिए बच्चों। तो एनोड हमेशा मोटा लेना चाहिए, है ना? एनोड मोटा और कैथोड पतला। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? एनोड मोटा लेना चाहिए, कैथोड पतला लेना चाहिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों, देखो सुनो, हम हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ रहे हैं बच्चों आप? बताओ। बहुत ही सिंपल सा है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से या गेन करने से आपका प्रोड्यूस हुआ, है ना, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे क्या? अभी इन दोनों इलेक्ट्रोड में ये तो है ना, या तो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, या तो लॉस हुआ या गेन हुआ। बोलो बच्चों, तो देखो बच्चों क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, which arises due to loss or gain of electron, है ना? बोलो बच्चों, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये बात समझ में आएगी? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिटरमाइन करना है ना, अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में डिटरमाइन करना है तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलूंगा? बोलो बच्चों, उस कंडीशन में इसको क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? अरे स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहे हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और क्या, ठीक है ना? तो देखो बच्चों क्या बोलेंगे, व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिटरमाइंड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, है ना, then it is known as standard electrode potential, that is E naught। अब बताओ बच्चों, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन चीजों पर डिपेंड करेगा वो अपन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, समझा सकते हैं? देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिपेंडेंसी बड़ी सिंपल है। दो तो कंडक्टर दिख रहे हैं ना, एक मेटेलिक कंडक्टर और एक आपका आयनिक कंडक्टर, तो इन दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगा ना। किसी की लूज करने की टेंडेंसी होगी, किसी की गेन करने की टेंडेंसी होती है ना। कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कोई देना चाहेगा। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले देखो बच्चों, नेचर ऑफ मेटेलिक एंड आयोनिक कंडक्टर, ठीक है ना। नेचर ऑफ मेटेलिक एंड आयोनिक कंडक्टर, एक तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। सेकंड देखो, अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर। एंड थर्ड, टेम्परेचर पर, है ना। आपको एक बात पता होगा बच्चों, टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी अपन आगे समझाएंगे इसको नर्स इक्वेशन से। टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंसी है उसको मैं आगे समझाऊंगा नर्स इक्वेशन से, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इस पर डिपेंड कर रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी पर डिपेंड करेगा क्या? देखो, स्टैंडर्ड का मतलब जो चीज हमने मान रखी है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, वो तो डिपेंड नहीं करेगी ना। स्टैंडर्ड चीज तो हमने मान रखी है, तो जब हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि टेम्परेचर 25 है, अब वो चेंज नहीं होगा। हमने पासिंग मार्क्स डिसाइड कर दी कि भैया 33% है, तो वो 33% ही रहेंगे। अरे बच्चों, वो तो फिक्स है ना, पासिंग मार्क्स में तो कोई रिजर्वेशन नहीं लगता ना। अरे पासिंग मार्क्स में तो कोई रिजर्वेशन नहीं लगता, कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती ना। तो ध्यान रखना, स्टैंडर्ड जो चीज है वो तो कांस्टेंट होगी ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी पर डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। अब देखो बच्चों सुनो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is not affected by any factor, ठीक है ना, वो किसी भी फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता ना बच्चों। अब एक बात हो बच्चों, मुझे बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? बताओ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? अमाउंट पे डिपेंड करती है या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती? बोलो बच्चों। इंटेंसिव है, कैसे समझाएंगे? इंटेंसिव है, कैसे समझाओगे बच्चों? बोलो। बोलो बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा बोला था क्या? देखो, ई जो है वो ये हो गया क्या? ई हो गया W/Q। बोलो बच्चों। अरे बोल सकता हूँ क्या? अब एक बात बताओ बच्चों, वर्क जो है वो एक एनर्जी है और ये चार्ज है। बताओ बच्चों, एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी होती है? अमाउंट पे डिपेंड करती है कि नहीं करती? एनर्जी अमाउंट पे डिपेंड करती है कि नहीं करती? करती है ना। आपने एक कचौड़ी खाई और आपने 2 कचौड़ी खाई, तो आपकी बॉडी में एनर्जी का जो स्टोरेज होगा वो डबल हो जाएगा ना, कैलोरी ज्यादा हो जाएगी। एक राजभोग खाया और आपने 2 राजभोग खाए, सिर्फ सपने ही लेने, अभी कोई नहीं खिला रहा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो आप बताओ बच्चों, एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है? कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव ना। देखो बच्चों, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, चार्ज भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या? चार्ज एक्सटेंसिव है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग अलग है कि नहीं है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या अलग अलग है? अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो चार्ज भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव समझते हो ना, अमाउंट पे डिपेंड करे। तो आप बताओ बच्चों, आपने 11th में पढ़ा होगा, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। बोलो बच्चों, है ना? याद है क्या? आपने पढ़ा होगा बच्चों, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब अमाउंट डिपेंडेंट इज ऑलवेज, है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अमाउंट इंडिपेंडेंट। देखो बच्चों, जिन बच्चों को एकदम ही नहीं पता ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या होता है वो सुनो, जिनको एकदम ही नहीं पता वो इस फॉर्मूले से समझने की कोशिश करो। देखो, डेंसिटी क्या होता है बच्चों, बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या बच्चों? होता है। अब बताओ बच्चों, वाटर की डेंसिटी कितनी लेते हैं आप? वाटर की डेंसिटी कितनी लेते हो आप? 1 लेते हो। अब वाटर की डेंसिटी जब आप 1 लेते हो तो क्या आप अमाउंट डिफाइन करते हो क्या, कि 2 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर, 1 केजी वाटर, 1 टैंकर पानी? नहीं करते हो ना। नहीं करते। क्यों? क्योंकि मास और वॉल्यूम दोनों ही कैसी प्रॉपर्टी है? मास और वॉल्यूम दोनों ही कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना।
दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या होगा? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या होगा? इंटेंसिव होगा। क्लियर है क्या बच्चों? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, आपका क्या होगा? अपन क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले क्या ये मेटल की जो रोड है उसकी थिकनेस पर डिपेंड करेगी क्या? अगर अपन रोड को ज्यादा मोटाई का ले लेंगे तो डिपेंड करेगा क्या? तो बच्चों आप सोचो, अगर ज्यादा वोल्टेज जनरेट होता तो फिर तो अपन बड़े बड़े खंभे बना देते ना, सेल बनाते बड़े बड़े ताकि एनर्जी ज्यादा मिलती। सेल हम छोटा बनाते हैं, क्यों? कि आपको पता है ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। तो बोलो बच्चों, ये थिकनेस ऑफ रॉड पे डिपेंड थोड़ी नहीं करेगी? करेगी क्या? नहीं करेगी? बोलो बच्चों। अच्छा, फिर देखो बच्चों, जब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करी तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड नहीं करेगी? नहीं करेगी। फिर देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्शन, क्या उस पर डिपेंड करेगी? बोलो बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शंस पे डिपेंड करेगी? उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी बच्चों। देखो सुनो कैसे, मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्री चेंज करने का मतलब आप अमाउंट ही तो चेंज कर रहे हो। स्टोइकियोमेट्री चेंज करने का मतलब आप अमाउंट चेंज कर रहे हो। हुँ? एक रिएक्शन में किसी का एक का मोल काम आया और फिर आपने उसके 2 मोल कर दी। समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? जैसे देखो, ये एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। मेरे पास एक सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों। देखिए, A+2 2 इलेक्ट्रॉन, ये A में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना? A+2 2 इलेक्ट्रॉन A में कन्वर्ट हुआ। इसका E X है और इसकी डेल्टा G मान लीजिए Y है, ठीक है? अब मैंने ये कर दिया बच्चों, 2A+2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? ये 2A कर दिया, तो E1 बोल दो, इसको G1 बोल दो, इसको E2 बोल दो, ठीक है? तो अब बताओ बच्चों, जैसे ही मैंने इसको डबल किया, जैसे ही मैंने इसको डबल किया तो ये फ्री एनर्जी चेंज डबल हो जाएगा क्या? एनर्जी चेंज तो डबल हो जाएगा ना बच्चों? हो जाएगा? हो जाएगा, y से 2y। लेकिन E2 कितना रहेगा? E2 कितना रहेगा? x ही रहेगा क्या? x ही रहेगा क्या बच्चों? देखो कैसे, सुनो, आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा अगर आप समझोगे ना चीजें अभी क्लियर हो जाएगी। मेरे पास डेल्टा जी का फॉर्मूला ये है। अब बताओ बच्चों, ये चीज तो डबल होगी ना? होगी? ये चीज तो डबल होगी? बोलो बच्चों। हम्म? अरे डबल होगी। मोल भी डबल हो गए क्या? मोल भी डबल हो गए बच्चों? हो गए कि नहीं हो गए? तो आप बताओ, जैसी मोल डबल हुआ फ्री एनर्जी डबल होगी? होगी ना? आपने एक बिस्किट खाया, 2 कैलोरी एनर्जी मिली। 2 बिस्किट खाए तो 4 ही मिली ना? 2 बिस्किट खाए तो 4 मिली ना? अब बताओ बच्चों, इसका मतलब इस ई पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया ना?
ये तो क्या रहा बच्चों, रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों इतनी बात समझ में आई क्या? पक्का? हम लोगों ने अभी तक फंडामेंटल चीजें पढ़ी है। आज मैंने आपको एकदम फंडामेंटल चीजें पढ़ाई है, ठीक है ना? बाकी कल लेते हैं बेटा अपन।